welcome to today's session of our UP Assistant Professor Examination. So we all have started with the orientation and syllabus discussion in the last lecture, and आज की class में we will be moving forward. Apart from the age of Chaucer, जो हम last class में cover कर चुके हैं, I also asked you all to go through the summaries that are really very important for you all to be done with regards to the Chaucerian age. Specifically taking a look at the general prologue which has been penned down by Geoffrey Chaucer, wherein he tries to describe the characters in his works. ठीक है कि जो उनका वर्क कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर्स रहेंगे, वो कैरेक्टर्स कौन से हैं, व्हाट आर देयर फिजिकल फीचर्स, व्हिच क्लास दे डू कम फ्रॉम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये चीज़ें हम जो है लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, एंड इट इज़ रियली वेरी पर्टिनेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो एटलीस्ट सर्टेन कोटेशंस नोट डाउन करना जो आपके हैंडआउट्स में मोस्ट प्रॉब्ली वुड हैव गॉटन अपलोडेड. ठीक है, सो ये चीज़ आपको करनी थी. अगर हम बात करते हैं the Chaucerian age, ठीक है, and I told you in the age of Chaucer how the Chaucerian age, उसमें हमको एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है, that there's a peasant revolt that happens, there's another thing that happens, that is we get to see that इस पर्टिकुलर एज में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वी ऑल गेट टू सी दैट जॉन वाइक्लिफ जो है, सर जॉन वाइक्लिफ, ही इज वन सच हु ट्रांसलेट्स द बाइबल फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, विच बिकम्स रियली वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप. ठीक है, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अनदर एज विच इज नोन एज द एज ऑफ रिवाइवल. इसमें मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था कि आप लोग होमवर्क करके आएंगे अबाउट रीड अ लिटिल बिट अबाउट चौसर के और वर्क्स, जैसे कि we have the book of the Duchess. The book of the Duchess that Geoffrey Chaucer wrote was on the death of his patron. इनके patron कौन थे? जॉन ऑफ गॉन्ट थे. जॉन ऑफ गॉन्ट की जो वाइफ थी, who was Duchess, Duchess, her name was Blanche. So when she passed away, Geoffrey Chaucer, टू लेट्स जस्ट से हम क्या कहते हैं, दूसरे इंसान को हम लोग सांत्वना देने के लिए, ठीक है, टू प्रेजेंट दैट इमोशनल फीलिंग ऑफ द लॉस ऑफ हिज वाइफ, चौसर रोट दिस पोम. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सो द बुक ऑफ द डचेस, तो इसमें ओविड की एक बुक को पढ़ते पढ़ते पोएट्स हो जाते हैं. द वर्क इज रिटन इन अ ड्रीम विजन, कि सोते सोते सपने में हमको एक विजन आई, उसके ऊपर हमने पोम लिख दी. ठीक है, देन वी हैव द हाउस ऑफ फेम. हाउस ऑफ फेम था ये एक पर्टिकुलर वर्क है जो दांते की डिवाइन कॉमेडिया से इंस्पायर्ड है. ठीक है, सो हाउस ऑफ फेम में वी गेट टू सी दैट चौसर इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ एनी पोएट जो है अपने टाइम के पोएट्स या अलग पोएट्स एटसेट्रा की लाइफ्स को रिपोर्ट कर सकता है. हाउस ऑफ फेम में ये देखने के लिए मिलता है. Then we have another work that is the Parliament of Fowls. The Parliament of Fowls is majorly important for the fact that it's a debate. ठीक है, इसमें ये भी एक allegory है. It is also representing something. So we have 3 formals and 1 tercel. ठीक है, formal eagles जो होते हैं, they are the ones who are male, और वो फाइट कर रहे हैं फॉर अ फीमेल ईगल. ठीक है, उसके साथ कंपेनियनशिप सीख करने के लिए. देन वी हैड ट्रॉयलिस एंड क्रिसीड. इन ट्रॉयलिस एंड क्रिसीड वी गेट टू सी इट्स द स्टोरी, द लव स्टोरी बिटवीन ट्रॉयलिस एंड क्रिसीड, वेयर इन चौसर डिस्क्राइब्ड क्रिसीड इन अ नेगेटिव मैनर. नाउ वन थिंग दैट हैपेंड विद दैट वाज, चौसर ने तो अपनी तरफ से क्रिसीड को बैड डिपिक्ट कर दिया इन द वर्क, बट ही द वुमेन ऑफ हिज एज, specifically from the upper class, they didn't like the women represented in the women Cresside being represented in a negative light. So Chaucer, to apologize for what he has written for or about Cresside, उन्होंने एक और वर्क लिखा था which came to be known as the Legend of Good Women, जिसमें ये हमारी क्लियोपेट्रा हो गई, क्रिसीड हो गई, अलग अलग women के जो है legends stories बताते हैं. ठीक है, so that is there. It was Boccaccio के Il Fastrato से it was inspired by. ठीक है, so that is there. आज हम लोग करने वाले हैं हमारी एज ऑफ रिवाइवल. ठीक है, एज ऑफ रिवाइवल में आप लोगों को I asked you to read
a little bit about the English and Scottish Chaucerians. ठीक है. Now what is the difference between English and Scottish Chaucerians? Major age of revival की अगर हम बात करते हैं, we try discussing the age of revival. During this particular time period, there was a lot of unrest was there, and major aim लोगों का अब क्या हो गया था? Major aim during this particular time period was to preserve the already existing works. Yes, ठीक है. So people wanted कि उन जो भी पुराने times पे books लिख दी गई हैं, है ना, एटसेट्रा, उनको क्या किया जाए, उनको जो है पब्लिश करा जाए, जितनी जल्दी पब्लिश हो सकता है पब्लिश किया जाए. एंड व्हाट हैपेंस हियर इज दैट 1456 में हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एज ऑफ रिवाइवल 1400 के आसपास शुरू होती है. सो 1456 में वी सी योहान ग्यूटेनबर्ग नाम के एक इंसान होते हैं, योहान ग्यूटेनबर्ग. ही ब्रिंग्स द प्रिंटिंग प्रेस. He brings the printing press to Europe. He introduced the printing press to Europe, and इन्होंने first book ever printed, first book which was printed is known as Gutenberg's Bible. क्योंकि इससे पहले लोग जो क्या कर रहे थे, people were just writing things with their own hands, manuscript format में चीजें लिखी जाती थी. ठीक है. So now with the advent of the printing press, of course there were other things that were happening around. ठीक है. मोनार्की के उस पे एस्पेक्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही थी. So that is why इस पर्टिकुलर एज में हमें नो ओरिजिनल लिटरेचर देखने के लिए मिलता है. We don't get to see a lot of original literature being produced, but rather preservation हो रही थी already existing books की. And we also get to see that 1476 में ये तो लेके आए यूरोप में. We see हम English history कर रहे हैं. 1476 में there was this person that was known by the name William Caxton. William Caxton brought the printing press to England. यूरोप में योहान ग्यूटेनबर्ग लेके आए. William Caxton brought the printing press. He brought the printing press to England. और ये printing press के आने की वजह से अब ये works को preserve करना बहुत easy task हो गया था. Because if you go back, if you read this particular Anglo-Saxon, Anglo-Norman age, during that particular time period, you don't get to see much of literature being preserved. There are many works which are not even provided with the names of their authors and all. ठीक है. authors के नाम भी नहीं हैं कई works पे. So यहाँ पे हमें ये चीज देखने के लिए मिलती है that the people will now just be imitating the father of English literature, that is Geoffrey Chaucer. So age of revival में आपको ज़्यादा से ज़्यादा imitation देखने के लिए मिलेगी of Chaucer. And that imitation can be seen in two groups. Now one thing that becomes important again for all of you to understand is that during this particular time period, England is a separate country. Scotland is a separate area. Ireland तो अलग ही अलग है. ठीक है. So इस point of time पे Scottish Chaucerians एक group पैदा होगा. ठीक है. पैदा होगा in the sense a group will be formed. ठीक है. On the other hand, if we get to see, we also have the other Chaucerians which came to be known by the name the English Chaucerians. ठीक है. Now the English Chaucerians were merely just copying Chaucer. Scottish Chaucerians, I asked you all to go through and find out how and why the Scottish Chaucerians were different from English Chaucerians. Number one was their area. English Chaucerians belonged from England, ठीक है. Scottish वाले Scotland से belong करते थे. That's a really common sensical sort of a thing that you guys might come across
और एज एन आंसर टू. ठीक है, तो डिफरेंस क्या था, that Scottish Chaucerians, even if they were imitating Chaucer, these people were somewhere or the other also incorporating their Scottish legends and folklores in the translation or imitation of Chaucer. English Chaucerian Chaucer का वर्क उठाया, लिख के ट्रांसलेट करके या उसके वर्क का कुछ वर्जन बना के रख लिया. स्कॉटिश चौसेरियन थोड़ा तड़का लगा रहे थे ऑफ स्कॉटिश लाइफ, ऑफ स्कॉटिश फोकलोर एंड लेजेंड्स. ठीक है, सो दिस वाज अ ग्रुप ऑफ 15th-16th century Scottish poets wrote under the influence of Geoffrey Chaucer, used his 7-line rhyme royal stanza. अगर हम चौसर की बात करते हैं, इफ यू गाइज गो थ्रू द एज ऑफ चौसर, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट, अगर एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट. If we see the age of Chaucer ना, Chaucer की एज में there will be several things that Chaucer will do for the very first time. जैसे कि अगर हम बात करते हैं राइम रॉयल, 7 स्टैंजा राइम स्कीम है. तो इसकी राइम स्कीम क्या होती थी, ए बी बी सी, यानी कि आपकी एंड राइम रॉयल में ए बी सी चलेंगे. एंड वाले वर्ड्स जो है इस तरीके से राइम कर रहे होंगे. ठीक है, जैसे स्पेल, बिट, वेल, हिट, निट, कूल, वूल. तो मान लीजिए यहाँ पे पोइट्री की ये लाइंस चल रही हैं और ये आखिरी के वर्ड्स है. दीज आर द एंड वर्ड्स. सो स्पेल इज ए, bit B, hit B. So A B. Then knit is also rhyming with hit B. Cool and wool are rhyming together. So A B C. This was a rhyme scheme that was invented by Geoffrey Chaucer. ठीक है, इन्होंने for the very first time that we get to see, Chaucer ने rhyme royal को 2 वर्क्स में यूज करा था. एक तो था Troilus and Cresside, and the other one being the Parliament of Fowls. ठीक है, the Parliament of Fowls, ये चौसर ने यूज करा था फर्स्ट टाइम. ठीक है, so Scottish Chaucerianism began with King James I. ठीक है, he was the king of Scotland. King James I wrote a series of courtly love poems which came to be known as King Square. This has been a previous year question from your net paper. ठीक है, रिटन इन चॉसर स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो नेट का मैंने आपको पहले भी बोला था, हम नेट को भी थोड़ा लेके चलेंगे, बट ज्यादातर हम फोकस रखेंगे इफ वी गेट, एज सुन एज वी गेट द पेपर्स ऑफ योर यूपी असिस्टेंट प्रॉफ एग्जामिनेशन, विल मूव फॉरवर्ड विद द सेम. सो द स्कॉटिश चौसेरियंस जो थे, they copied dream visions and fabulous of Chaucer. Fabulou, double meaning tale. I hope that you guys would have gone through the Miller's Tale and the Reeve's Tale from Chaucer. ठीक है, and that mirror Chaucer's humor, but only important thing that makes them different from English Chaucerian were their usage of Scottish folklore. Their usage of Scottish folklore and legends. You can note these things down, बच्चे.
So who are the major writers? ये age बहुत छोटी है. We'll begin with another age as soon as possible. But coming to the point, major writers we have King James I, जिन्होंने एक work लिखा था King Square, Robert Henderson, William Dunbar, G.D. So इसको you can remember it through any mnemonic by creating. तो आपको at least या तो English Chaucerian सारे याद कर लो ताकि Scottish पता हो, या Scottish याद कर लो एक mnemonic बना के ताकि English याद रहे. ठीक है. Now King James I of Scotland, he wrote King Square, which was a dream vision written in rhyme royale. Rhyme royale is a 7-line stanza जो अभी हमने करा था, A B A B B C C. ठीक है. Begins with a narrator who starts reading Beatrice's Consolation of Philosophy. If you remember, we in the last class have covered that Chaucer was one such who has translated Beatrice's Consolation of Philosophy. So this person, King James I, also takes inspiration from that thing as well. क्योंकि Chaucer के Book of the Duchess हो गया, उसमें ओविड की बुक पढ़ते पढ़ते नरेटर्स हो जाता है. दैट्स अ ड्रीम विजन. सो दीज राइटर्स आर टेकिंग नोट ऑफ द चॉसेरियन स्टाइल, हाउ द राइटर फॉल्स asleep while reading a book etc. ठीक है. सो दिस वन इज डेडिकेटेड टू चॉसर एंड गावर. गावर वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ जॉफरी चॉसर. जॉन गावर was a contemporary of Geoffrey Chaucer. ठीक है. माइनर राइटर. Then you just note things down from here. ठीक है. Then we move forward to Robert Henderson, added Scottish nationalism because he was known as the national poet of Scotland. ठीक है. Local issues of Scotland को दिखाते हैं. तो यही मैं issues बता रही हूँ कि how Scottish Chaucerians are different from English Chaucerians. He rewrote Chaucer's Troilus and Cresside and gave it the title The Testament of Cresside. And there was another collection of fables that he wrote, poems, The Moral Fables of Aesop. ठीक है. The Moral Fables of Aesop the Phrygian. So Aesop की fables जैसे हमारे हिंदी में भी है पंचतंत्र की कहानियां, उस तरीके से these were the tales which were moral in their stance, teaching moral lessons or ethical lessons to people. Then we have another, that is William Dunbar. Inspired by Chaucer, range and musical quality, he wrote religious hymns of exaltation, moral poems, serious themes, ठीक है, and satires with much more specific targets, often a single individual. ठीक है. William Dunbar. So important work इनका है The Lament for the Makers. उस point of time पे makers के spellings were this. And who, किनकी death ये? William Dunbar is mourning the death of Chaucer, Henderson and Gower. Chaucer के contemporary Gower and Robert Henderson. ठीक है. Only important work of his. Then we move forward to यही आगे Dance of the Seven Deadly Sins, The Lament for the Makers.
ठीक है, ये भी एक important work है, Dance of the Seven Deadly Sins. Just note down the names of the works. Very lesser known age though. Then we have Gavin Douglas. He did the translation of the Aeneid in the Scottish dialect Aeneidose. ठीक है, तो जैसे Chaucer was writing in the East Midland dialect, he, because of the fact that belonged from Scotland, added the Scottish touch by translating Aeneid. ठीक है, वर्जिल की ये बुक थी. वर्जिल was a Roman Greco-Roman poet. तो उनकी epic poem को इन्होंने translate करा था. He also wrote 3 allegorical poems: The Palace of Honor, which was House of Fame के ऊपर based, King Heart and Conscience. This one's very important. ठीक है, next up we have Sir David Lindsay, the last Scottish Chaucerian, वो poet, a courtier, a diplomat. His nearest approach to Chaucer was the sketch of the young squire. Squire बेटा, knight का squire. ठीक है, so David Lindsay, he exposed the corrupted church as well. So he was against the church because during the Chaucerian age as well, it was really very corrupted. ठीक है, so Gavin Douglas के बाद David Lindsay. We have, he wrote a satire on the 3 estates. 3 estates, the church and the clergy, the noble and the king, and nobles and the king, and then the common man. ठीक है, so these are the works: The Dream, The Testament of Squire Meldrum, The Testament of the Complaint of Paperingo, and The Pleasant Satire of the 3 Estates. 3 Estates मैंने आपको बता दिए कौन से: Clergy, King and the Aristocracy, and the Common Man. Alright, now we move to English Chaucerians. They were merely imitating Chaucer, nothing new was added. ठीक है, they even cite Chaucer in their works and calls him their inspiration. Nothing new. So they merely imitate Chaucer and they have no individuality. Because they are just copying. ठीक है, there were a few, 4-5 ही थे ये भी: जॉन लिडगेट, थॉमस हॉकलीफ, जिनको कई बार ऑकलिफ भी लिखा जाता है, तो सेम बंदा ही है, जॉन स्केलेटन, स्टीफन हॉस, अलेक्जेंडर बार्कले. Number 1, we have John Lydgate. He wrote the story of Thebes, Canterbury Tale का modernized version, Complaint of the Black Knight, Book of Duchess के ऊपर. ठीक है, because the Black Knight was complaining that his good fair lady, that is the Duchess,
ब्लांच डेथ हो गई उनकी। द ट्रॉय बुक, द फॉल ऑफ प्रिंसेस, चौसर की मंक की टेल के ऊपर बेस्ड है। द टेम्पल ऑफ ग्लास, चौसर का हाउस ऑफ फेम। तो ये इंस्पिरेशन वर्क इस तरीके से यू कैन नोट डाउन। Then we have Thomas Occleve. He wrote The Regiment of Princes, right? The Complaint of Our Lady. La Male Regal, very important. This one is important. Has autobiographical elements. And Occleve's Complaint. So a Complaint of ABC करके भी चौसर ने एक वर्क था. So Chaucer wrote a complaint of the purse, etc. He wrote very minor works, not that much majorly known. So उन complaints के basis के ऊपर भी these people were inspired and wrote the works. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव जॉन स्केलेटन. कॉलिन क्लाउड बहुत फेमसली जाना जाता है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वाई कम यू नॉट टू कोट द टर्निंग ऑफ एलेनर रमिंग, ड्रिज ऑन एडवर्ड फोर्थ, अ बैलेड ऑफ द स्कॉटिश किंग एंड द बोज ऑफ कोर्ट. ये भी इम्पोर्टेंट है. जस्ट द नेम्स. वाई एम आई टेलिंग यू? I told you last class में selective study करनी है. So I know which facts are important, which are not. So when I am telling you with किन works को सिर्फ works की तरह देखो. Do not read the summary of the works. Do not read the summary then. ठीक है? Focused study करनी है आपने. Then we have Alexander Barclay wrote Ship of Fools. ये inspired था from the work, ये PYQ आपका नेट में था रहा, by Sebastian Brandt ने एक दास नारेंशिप करके लिखा था. उससे इंस्पायर्ड वर्जन इंग्लिश में लिखा था. लाइफ ऑफ सेंट जॉर्ज, एंड ही ऑल्सो रोट 5 eclogues. Then Stephen Haw, The Pastime of Pleasure. Stephen Haw's The Pastime of Pleasure. And then we move forward to certain important things. If you guys would have read English literature, अगर आपने थोड़ा बहुत literary criticism, Aristotle, Plato, etc., or if you guys would have come across Sophocles, Euripides, ठीक है, ऐसे writers के come across किए होंगे. So you might be knowing that when we talk about the literary terms, अगर आप literary terms में ड्रामा जाके भी सर्च करते हो, ड्रामा has its origin in the Greek time period, wherein we see that drama was performed with people wearing masks. Usually tragedies होती थी, ठीक है. तो ओरेस्टिया ट्रिलॉजी, ये सारी ट्रेजेडीज, यूरिपिडीज, एसिकलीस, ये सारे राइटर्स होते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रीक पीरियड, इवन बिफोर दी ये इंग्लिश वाले पीरियड से पहले, ठीक है. So now when we talk about the origin of drama in England, in the English literature, in the English sphere, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशियली जो आपके प्लेज होते थे, दे वर परफॉर्म्ड बाय द चर्चमैन,
ठीक है, जो चर्च वाले लोग होते थे उनके थ्रू प्लेस परफॉर्म किए जाते थे, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स में प्ले किए जाते थे. नॉट जस्ट दैट, व्हाट वी आल्सो गेट टू सी इज दैट दीज पीपल वर द वंस, इन्होंने प्लेस जो थे इनिशियली दे वर बेस्ड ऑन द लिटर्जिकल थीम्स, लिटर्जिकल यानी कि रिलीजन रिलेटेड थीम्स. ठीक है, सो ओरिजिन हम यहाँ पे कहाँ देखेंगे, अगर इंग्लैंड में ड्रामा ओरिजिनेट हुआ है, so origin of drama in England was because of the liturgical themes and plays, liturgical plays being performed by the churchmen. ठीक है, so इसमें आपकी पहली आ जाता है कैटेगरी मिरेकल प्लेस. मिरेकल प्लेस को सेंट्स प्लेस भी बोला जाता है. Why? Because they were the ones which were showing the miracles or the life and death of the saints. That's why saints plays as well. ठीक है, और उनके miracles के बारे में बात करता था. इसके बाद सेकंड एवोल्यूशन में हमें देखने के लिए मिलते हैं मिस्ट्री प्लेस. मिस्ट्री प्लेस का मेन बेसिस वाज बाइबल, जेनेसिस की बुक. ठीक है, एंड इसमें एग्जांपल सेकंड शेफर्ड्स प्ले, अब्राहम एंड आइजैक. आप ये वाले प्ले की समरी जो है, छोटी सी समरी, यू गाइस विल रीड फ्रॉम विकिपीडिया ओनली. सेकंड शेफर्ड्स प्ले. ठीक है, मिस्ट्री प्लेस ठीक है. देन वी मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज मोरालिटी प्लेस. मतलब इसमें आपको मॉरल्स देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, क्रिश्चियन जर्नी एंड सैल्वेशन वाज एम, मुक्ति प्राप्त करनी है. एंड ऑफ कोर्स इसमें वी यूज्ड टू सी 7 डेडली सिंस. आपकी ग्लटनी हो गई है ना, अलग अलग जो 7 सिंस, 7 पाप बताए गए हैं इन द बाइबल, उन 7 सिंस को पर्सोनिफाइड वर्जन्स में दिखाया जाता था. तो इसमें आप लोग ये तीनों प्लेस की समरी, जस्ट फ्रॉम विकिपीडिया यू गाइस विल रीड द समरीज ऑफ दीज वर्क्स. ठीक है, देन वी हैड इंटरल्यूड. अच्छा, अब ये सारे प्लेस जो होते थे दे यूजुअली वर इन द सीरियस थीम्स. ठीक है, सो व्हेन यू आर वाचिंग समथिंग सीरियस, Aristotle in literary criticism tells us that when we watch something, when a drama is being performed, there are emotions from our body which are released, which he coins as the term catharsis. Aristotle क्या कहते हैं कि जब हमारी बॉडी में से हम रोते हैं, हंसते हैं, इमोशंस निकलते हैं, तो वो कथारसिस होता है. कथारसिस का मतलब होता है परगेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल. ठीक है, आपने कोई मूवी देखी, कुछ इमोशनल सीन आया, आप रो दिए, उसके बाद आपको हल्का फील हुआ, यू फील रिलेटेड टू दैट मूवी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो व्हेन सर्टेन प्लेस विद थोड़ी भारी सी थीम्स या ट्रेजेडीज के साथ वाली थीम्स वाले प्लेस परफॉर्म किए जाते थे टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द ऑडियंसेस इमोशंस व्हिच आर गोइंग एट देयर पीक, सीरियस हो रहे होते थे, उसमें एक बैलेंस लाने के लिए इन प्लेस के बीच में छोटे छोटे प्लेस परफॉर्म किए जाते थे कॉमिक रिलीफ देने के लिए. व्हाट इज कॉमिक रिलीफ? कॉमिक रिलीफ मतलब उनको थोड़ा सा उनका इमोशनल वो जो क्वेश्चन चल रहा है उसको ब्रेक करके, ठीक है, बीच में इन्वॉल्व कर दिया किस चीज को, थोड़ी हंसी खुशी वाला ह्यूमरस प्ले इनकॉर्पोरेट कर दिया छोटा सा. ठीक है, so these were brief humorous clever plays, they were performed midway. and इसके एग्जाम्पल है, इसी का आप प्ले पढ़ेंगे जॉन हेवुड का 4 पीस. तो इसमें 4 पीस हैं, अपोथेकरी, पामर. ठीक है, ये 4 पीस हैं. इनमें से एक जना कहता है दैट देयर इज अ कंपटीशन एंड द कंपटीशन इज whosoever tells me the best lie, सबसे बढ़िया जो झूठ बोलेगा, he will win the prize. ठीक है, so you should read the summary of this work, the 4 P's by John Haywood. छोटा सा इंटरल्यूड है एंड इतनी सी ब्रीफ समरी है ऑन योर विकिपीडिया, you guys should read that. ठीक है, सो और इनकी समरीज भी आप पढ़ेंगे, थॉमस मोर की यूटोपिया, थॉमस मैलरी की ला मॉर्te d'Arthur कल के लिए. ठीक है, नाउ इफ वी गो थ्रू
द सिलेबस दैट वी हैव, हमने चौसर की एज की सोसाइटी देखी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया कि सोसाइटी वाज करप्ट, द चर्च वाज करप्ट, बट पोइट्री वाज देयर, पोइट्री एज अ जॉनरा वाज बीइंग देयर. Then we moved forward to the age of revival that we have covered. इस point of time पे भी society corrupt चल रही है. Renaissance is something that you will cover with Aanchal. Reformation is a field which overlaps. Reformation, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इसके बाद आपकी एलिजाबेथन एज आ जाएगी जिसको आप रेनेसां भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप रेनेसां भी बोलते हैं, तो वो आपकी एलिजाबेथन एज आ जाएगी. एलिजाबेथन एज में आपकी क्वीन एलिजाबेथ वन जो है, शी विल रूल फ्रॉम 1558 टू 1603, ठीक है. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इनके टाइम को इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड बोला जाता है, इंग्लिश लिटरेचर का या वैसे ही गोल्डन पीरियड बोला जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ड्रामा वाज बीइंग रिटन, ठीक है, पोइट्री लिखी जा रही थी, सोनेट्स लिख रहे थे शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, यूनिवर्सिटी विट्स थे यहाँ पे, जॉन लिली हो गए, रॉबर्ट ग्रीन एटसेट्रा. गोल्डन पीरियड इसलिए भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर थिंग दैट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन टाइम पीरियड द ब्रिटिश एम्पायर सॉ द टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन मूविंग फार एंड वाइड, एक्सपैंडिंग फार एंड वाइड, ठीक है. तो आपको यहाँ इस पीरियड में यू गाइस सी ड्रामा, you guys see poetry as well. एलिजाबेथन की एज के बाद आपकी, एलिजाबेथन को ही रेनेसां भी बोलते हैं ना, मैंने बताया रेनेसां का मतलब क्या होता है, रीबर्थ. और रीबर्थ क्यों हो रहा था, रीबर्थ ऑफ ह्यूमनिस्टिक थॉट प्रोसेस. अब ये भी मैं आपको बता दूं दैट बिफोर एलिजाबेथन एज हमने जो दो एजेस देखी हैं वो एजेस हैं चौसर की एज एंड उसके बाद रिवाइवल की एज. रिवाइवल की एज को डार्क एजेस भी बोला जाता है क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नो न्यू लिटरेचर वाज बीइंग रिटन. रिवाइवल के बाद एलिजाबेथन आती है. अच्छा, व्हाट वाज आई ट्राइंग टू पुट अक्रॉस एज द पॉइंट वाज दैट ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड जो रिलीजन इंपॉर्टेंट था वो था कैथोलिसिज्म. और एलिजाबेथ जो थी, शी वाज अ प्रोटेस्टेंट क्वीन. She was the daughter of Henry the VIII. Henry the VIII जो थे बड़े ही ब्रूटल किंग थे, ठीक है. he married 6 times, हर एक वाइफ को behead करवाते गए थे. तो एलिजाबेथ जो थी हेनरी द VIII की सेकेंड डॉटर थी, सेकेंड डॉटर ऑफ हेनरी द VIII. अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, मैंने आपको बताया कि कैथोलिसिज्म प्रैक्टिस किया जाता था, तो ये एज जो ज्यादा थी ना, ये एज रिलीजन के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस, रिलीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट था ड्यूरिंग एलिजाबेथन टाइम पीरियड. पहली बात तो ये हेनरी द VIII मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि हेनरी द VIII की सेकेंड वाइफ की डॉटर थी, मतलब सेकेंड डॉटर ऑफ हेनरी द VIII, डॉटर ऑफ हेनरी द VIII फ्रॉम द सेकेंड वाइफ. हेनरी द VIII एक ऐसे किंग थे जिन्होंने, क्योंकि रोमन कैथोलिसिज्म में प्रैक्टिस किया जा रहा था और रोमन कैथोलिसिज्म में ये माना जाता है दैट यू कैन नॉट हैव डिवोर्स विद योर सिग्निफिकेंट अदर. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ annulment, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स. सो हेनरी द VIII वांटेड अ मेल हेयर. हेनरी द VIII को चाहिए था कि मेरा एक लड़का ही वारिस हो, एंड इवेंचुअली होता भी है एक लड़का, लेकिन वो ड्यू टू सर्टेन रीजन, सर्टेन डिजीज और उनकी बॉडीली कंडीशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. दैट्स व्हाई क्वीन एलिजाबेथ टेक्स अप द थ्रोन, ठीक है. अब हेनरी द VIII जो थे, क्योंकि इनको annulment रोमन कैथोलिक चर्च ग्रांट ही नहीं कर रहा था, सो इन्होंने क्या करा, ही क्रिएटेड हिज ओन चर्च ऑफ इंग्लैंड by protesting Catholicism, the Catholic Church. Hence, this sect of Christianity came to be known as the Protestant. So, Queen Elizabeth पहली Protestant, मतलब हेनरी पहले प्रोटेस्टेंट किंग थे. उनके बाद उनकी उनके बाद जो आई, उनकी सेकेंड वाइफ की डॉटर थी एन बोलीन, के साथ इनकी डॉटर थी क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है. तो अब प्रोटेस्टेंटिज्म इंग्लैंड में चलने लग गया. सो एलिजाबेथन टाइम पीरियड में वी ऑल्सो गेट टू सी दैट 1600 में इंडिया तक भी पहुंच चुका होगा हमारा ये वास्ट एम्पायर. ट्रेड्समैन एंड मर्चेंट्स की तरह आए होंगे ना इंडिया में, ठीक है. तो गोल्डन पीरियड
ना सिर्फ लिटरेचर को लेके बट ऑल्सो सीइंग द वास्ट एम्पायर दैट इट वाज बिकमिंग. आफ्टर एलिजाबेथन एज, नाउ व्हाट हैपेंस, जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है 1603 में, तो इनके बाद एक जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड कम्स ऑन द थ्रोन. हेंस दिस एज केम टू बी नोन एज द जकोबियन एज, क्योंकि जेकब का इंग्लिश मीनिंग जेम्स होता है. ठीक है. सो जेम्स द वन केम ऑन द थ्रोन इन द ईयर 1603. अब जेम्स द वन ये कैथोलिक थे, क्योंकि ये जेम्स द वन ऑफ इंग्लैंड थे और इनका दूसरा नाम था जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड. ठीक है. थोड़ा सा ही ब्रीफ बता रही हूँ. इसके बाद एक एज आ जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, तो एज आती है आपकी कैरोलिन एज. ठीक है. कैरोलिन एज, जिसमें आपके किंग कौन रहते हैं, जिसमें आपके किंग रहते हैं चार्ल्स वन. ठीक है. चार्ल्स वन किंग रहते हैं एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड सिविल वॉर होगी. सिविल वॉर क्या होती है? अपनी कंट्री में अपनी कंट्री के लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर विल कम अ टाइम जहां सिविल वॉर होगी अगेंस्ट चार्ल्स द वन. ठीक है. क्योंकि इनको माना जाएगा कि ये यहाँ से प्रोटेस्टेंटिज्म चलता आ रहा है. ठीक है. कि चार्ल्स वन जो है, इनकी वाइफ कैथोलिक हैं, तो इनकी कैथोलिक लोगों को लेके सिंपैथीज हैं, बट ज्यादातर पॉपुलेशन इंग्लैंड की अब प्रोटेस्टेंट बन चुकी थी. सो पीपल वर सस्पेक्टिंग हिम ऑफ बीइंग हैविंग द सिंपैथीज विद द कैथोलिक पीपल. सो 1649 में चार्ल्स द वन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. एंड हु विल कम ऑन द थ्रोन? नो वन विल कम ऑन द थ्रोन. इस पीरियड के बाद में, ये पीरियड के बाद जो सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम वाला पीरियड जाना जाता है, इसमें ओलिवर क्रॉमवेल विल, हु वाज अ प्यूरिटन, ही विल कम ऑन द थ्रोन एंड रूल फॉर सम टाइम एज द कॉमनवेल्थ. थोड़ा टाइम खुद एक डिक्टेटर बन के रूल करेंगे. तो ये रूल करेंगे ओलिवर क्रॉमवेल 1659 तक रूल करेंगे. फिर इनकी डेथ हो जाएगी 1660 में. चार्ल्स द सेकंड will come on the throne. Charles II was the son of Charles I, but Charles I ने देखते हुए कि मेरे ऊपर खतरा है, अपने बेटे को ये फ्रांस भेज देते हैं. ठीक है. He sends his son to France and when Charles ये अपना फ्रांस चले जाते हैं एग्जाइल में. ठीक है. and 1660 में he comes back. Hence this age came to be known as the restoration age, क्योंकि मोनार्की रीस्टोर हो जाती है. चार्ल्स द सेकंड अपने साथ क्या लेके आते हैं? फ्रांस क्या सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट 1660 में. अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1642 में आपके थिएटर्स भी बंद कर दिए जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मिल्टन वाज राइटिंग, जॉन मिल्टन वाज राइटिंग ड्यूरिंग द एज ऑफ सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम. So 1660 में when Charles II will come from France, theaters will reopen. Theaters जो हैं वो reopen कर दिए जाते हैं. Theaters are reopened. Alright. So अब लोग जो है आराम से वो देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं जो इतने साल तक उनको जिन चीजों से वंचित सॉर्ट ऑफ रखा गया था. ठीक है. तो दिस थिंग हैपेंस. इसके बाद आपकी एज ऑफ एनलाइटनमेंट आती है, एज ऑफ पोप, न्यू क्लासिकल एज. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अब रिलीजन इंपॉर्टेंट हटके एलिजाबेथन टाइम पीरियड पे रिलीजन हटके ह्यूमन सेंटर बन चुके थे, कि लोग और लोगों की सोच इंपॉर्टेंट है, ना कि रिलीजन, ना कि थियोलॉजी. ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड दिस थिंग हैपेंड. एंड क्वीन एलिजाबेथ के बाद जिन्होंने रूल किया वो क्वीन एलिजाबेथ के बेटे नहीं थे, बल्कि क्वीन एलिजाबेथ के कजन के बेटे थे, जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड. सो एलिजाबेथ की एक कजन थी स्कॉटलैंड से, विद हुम एलिजाबेथ वाज नॉट ऑन गुड टर्म्स. तो मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड थी वो. शी वाज पीपल वाज सेइंग दैट तुम इंग्लैंड की रियल रानी हो, यू आर सपोज टू बी द रियल क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिकॉज तुम एक कैथोलिक हो एंड शी इज अ प्रोटेस्टेंट. सो एक बड़ी इन दोनों के बीच में एक राइवलरी सॉर्ट ऑफ थी. एंड देन क्वीन एलिजाबेथ ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैरी को और उनके बेटे को, मैरी को इम्प्रिजन कर दिया था, बेटे की देखभाल खुद करने लग गई थी. एंड देन आफ्टर हर डेथ जेम्स वन, इन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को एक कर दिया था. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द ब्रिटिश हिस्ट्री. ठीक है.
इसके बाद आपकी हिस्ट्री थोड़ी कम इम्पोर्टेंट हो जाएगी, बस इनलाइटनमेंट की एज और रोमांटिक एज देखनी पड़ेगी। इनलाइटनमेंट की एज में आप देखेंगे कि थोड़ा सा बता ही देती हूँ ताकि हम हिस्ट्री वाले एस्पेक्ट से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चार्ल्स टू के टाइम पीरियड पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत सारी लिखी जाएंगी, मतलब लोग अपनी अपनी जो हरकतें हैं उनके ऊपर, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लोग एक दूसरे के साथ एकदम तड़कते भड़कते जवाब, ऐसे रिपार्टी सॉर्ट ऑफ हुआ करती, ठीक है। देन वी सी आफ्टर दैट 1700 में हमारी क्वीन एन कम्स ऑन थ्रोन। दिस लीड्स टू द एज विच इज नोन एज द न्यू क्लासिकल एज। अच्छा, इसको न्यू क्लासिकल एज क्यों कह रहे थे लोग? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द राइटर्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड विल बी कॉपीइंग द क्लासिकल राइटर्स फ्रॉम द ग्रीक। क्लासिकल राइटर्स, ठीक है। एंड न्यू क्लासिकल एज में ही आपके पीरियोडिकल्स, आपके मैगजीन्स एटसेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जिसमें आप अपने जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, जॉनथन स्विफ्ट एटसेट्रा को देखते हो लिखते हुए। इसके बाद आपकी रोमांटिक एज आ जाएगी 1798 में, रोमांटिक एज आ जाएगी। इसकी यहाँ से हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि रोमांटिक एज 1798 में आई, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट किसको माना जाता है? पब्लिकेशन ऑफ कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स, जिसमें किनकी पोम्स थी? जिसमें 19 पोम्स थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, और 4 पोम्स थी आपके एस.टी. कोलरिज की, RIDGE, ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाएगी विक्टोरियन एज। विक्टोरियन के बाद आ जाएगी आपकी मॉडर्न एज। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे वर्ल्ड वॉर होगा। फिर आपकी आ जाएगी लास्ट में पोस्ट मॉडर्न एज, जहाँ से कंटेम्प्रेरी भी आजकल चलती है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी एज के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। So this is a brief outline that is of the English literature that you all should be knowing about, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, 1 moment। इसके बाद इधर आ जाती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा लिटरेरी सोसाइटी एटसेट्रा मैंने बता दिया। मॉडर्न एज की खासियत क्या थी? मॉडर्न एज अगर आप बात करते हो, मॉडर्न एज में आपकी वर्ल्ड वॉर 1 होगी। वर्ल्ड वॉर 1 में अब लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो राइटिंग्स लिख रहे होंगे, जैसे आपके T.S. एलियट, W.B. येट्स, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, G.B. शॉ, है ना, ये सारे राइटर्स जो अपनी राइटिंग्स लिख रहे होंगे, इनकी राइटिंग्स में यू गाइस विल सी अ सेंस ऑफ होपलेसनेस। मॉडर्न राइटर्स जो आपके होंगे, दे विल बी लेमेंटिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज दे विल लाइक कि वॉर्स हो क्यों रही हैं, ठीक है। सो वही चीज इनकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट होगी। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स जो हैं वो इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे, होपलेसनेस, यूजलेसनेस ऑफ लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे कि कोई बात नहीं, अगर इतनी एब्सर्डिटी है, ह्यूमन लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, लाइफ इज ऑल्सो एब्सर्ड, ठीक है। सो ये थोड़ा लिटरेरी सोसाइटी का मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया है ब्रीफ नोट पे, ठीक है। यू कैन गो थ्रू, चेक आउट दैट डिटेल्ड मैनर में भी, ठीक है। Now, coming to according to your syllabus that we all were taking a look at, इसमें आप जो मेरे साथ कवर करेंगे that will be G.B. शॉ, ठीक है। उनका वर्क कैंडिडा, सेंट जुआन, मैन एंड सुपरमैन और आर्म्स एंड द मैन, ये चारों की समरी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कैंडिडा, सेंट जुआन। सो अगर थोड़ा सा मैं आपको न्यू क्लासिकल पीरियड का पहले बात बता दूं
क्योंकि हमने पहले रेफॉर्मेशन की भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग रेफॉर्मेशन में अगर जाते हैं तो वी हैव जॉन मिल्टन टू बी कवर्ड. अब मेरी जो एज आप लोग के साथ कवर होने वाली है वो है रेफॉर्मेशन एज. रेफॉर्मेशन में आप क्या देखते हो, इसको एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है. तो आप यहाँ पे मेजरली द वर्क अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दैट वी हैव टू कवर, हमारे जॉन मिल्टन. अब जॉन मिल्टन जो थे, ही वॉज फेमसली नोन एज लेडी ऑफ क्राइस्ट. ये इनको लोग बोलते थे, क्यों? क्योंकि इनका कम्प्लेक्शन बड़ा फेयर था. फेयर कम्प्लेक्शन की वजह से, इनके ऑबन हेयर की वजह से, फेयर कम्प्लेक्शन एंड हेयर की वजह से इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था. क्राइस्ट क्यों? क्राइस्ट मतलब वो जीसस क्राइस्ट नहीं, लेडी ऑफ क्राइस्ट. क्राइस्ट वाज द नेम ऑफ द कॉलेज दैट ही स्टडीड इन. एंड जॉन मिल्टन एक ऐसे राइटर थे जिनको लैंग्वेज लाइक लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, इंग्लिश एटसेट्रा लैंग्वेजेस आती थी. ठीक है, सो ही न्यू मेनी लैंग्वेजेस, ही वाज अ स्कॉलर. ठीक है, ही न्यू मेनी लैंग्वेजेस. एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स में आपको इन डिटेल आप लोग खुद करेंगे थोड़ा, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा देख लेंगे हम लोग. लेकिन इफ वी ट्राई टू टेक अ लुक एट द अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, वर्क्स में आपका पहला वर्क दैट वी एंड वील नोट देम क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखते हैं. 1633 में ही रोट अ वर्क. 1633 में ही रोट कंपेनियन पोम्स. दो पोम्स जो एक दूसरे की कंपेनियन थी. नंबर 1 वाज ला एलेग्रो एंड इल पेंसरोसो. Together they were known as companion poems. Together they were known as companion poems. La Allegro मैंने कैसे याद करवाया था in my main class for UGC NET? La la la. So la 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 signifies or shows the state of happiness. So this is a poem which talks about the happy man, कि हाँ कैसे इंसान हंसी खुशी रह सकता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ अ मैन. ठीक है. एंड इल पेंसरोसो, इल सैडनेस, मेलंकली, द सैड और मेलंकलिक मैन लिख सकते हो. और ये दोनों पोम्स, इनका स्टाइल अगर पूछा जाए तो कंपेनियन पोम्स इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स. ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इन दो पोम्स के बारे में. देन वी हैव अनदर वर्क. ये इतने ही करने हैं. 16 इनकी समरीज पढ़ लेना, छोटी छोटी समरीज. 1634 वी हैव कोमस. अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिल्टन, एंड मिल्टन हिमसेल्फ वाज अ प्यूरिटन. प्यूरिटन थे, मतलब प्यूरिटन्स ने ही थिएटर्स बंद कराए थे. क्यों बंद कराए थे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्यूरिटन्स इट वाज सेड दैट यू नो God has already created human beings. The human beings are being the creator of performing drama. लिख रहे हैं ड्रामा, उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो तुम मतलब गॉड को मॉक कर रहे हो. गॉड इज द क्रिएटर जिनने आपको बनाया, और आप और कैरेक्टर्स बना रहे हो. दैट इज रॉन्ग. दैट्स व्हाई द थिएटर्स वर शट. नाउ 1634 में कोमस लिखा गया. कोमस का अगर हम बात करते हैं, दिस वॉज अ मास्क. इसका जॉनरा क्या माना जाता है? इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मास्क. मास्क होता था जिसके पीछे म्यूजिक चल रहा है, लोग मास्क लगा के परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. एंड इसका पूरा टाइटल क्या है? मास्क प्रेजेंटेड एट अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलॉ कासल.
ठीक है, सो 1634 में ये हो गया, ठीक है। देन वी हैव 1637 में जॉन मिल्टन, इसकी समरी आपको पता होनी चाहिए, पढ़ेंगे आप लोग। He wrote a poem named Lycidas. Lycidas नाम की पोम लिखी थी इन्होंने, which was an elegy, जिसमें ये अपने एक दोस्त who was coming from a trip, ठीक है, एक ट्रिप से वापस आ रहे थे आयरलैंड से, तो वहाँ उनकी रास्ते में डूब के मौत हो गई, ठीक है। So Lycidas was a pastoral elegy on the death of his friend, क्या नाम था फ्रेंड का, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर लिखी गई थी। नाउ व्हेन आई से पेस्टोरल एलिजी, पेस्टोरल एलिजी का मतलब है कि बहुत सारी ग्रीनरी आपको देखने के लिए मिलेगी, शेफर्ड्स होंगे और शीप होंगी, ठीक है, शेफर्ड्स और शीप होंगी, चरागाह और भेड़ बकरियां एटसेट्रा होंगी। सो इट्स अ पेस्टोरल एलिजी। एलिजी क्या होती है? एलिजी इज अ पोम विच इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन, किसी की मौत के ऊपर लिखी जाती है, उसको हम एलिजी बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव 1644 जो आपके उस पे दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, यूनिट 3 में, ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन में, एरोपेजेटिका। 1644 में we have the work Aeropagitica. इसका फुल टाइटल लिखें, A Speech of Mr. John Milton। सब टाइटल क्या है? A Speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England। This was the complete title and I told you ये वर्क क्यों लिखा गया था, ताकि जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है टू गेट योर वर्क्स पब्लिश उसको हटाया जाए, ठीक है। सो दैट इज देयर। देन वी हैव 1667, द ईयर 1667 important है because here in this year John Milton wrote Paradise Lost। लेकिन important thing क्या है, in this particular year Paradise Lost was written in 10 books। 1667 में 10 बुक्स में लिखी गई थी, ठीक है। and of course what was it about? It was about the story of the fall of man। The story of the fall of man। and what is it? It's an epic poem। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यही वर्क इनका जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसको ही इन द ईयर 1674 में ये दोबारा से सेकेंड एडिशन आएगी। सेकेंड एडिशन में 10 से 12 बुक्स बन जाएंगी एंड दीज 12 बुक्स का कॉन्सेप्ट मिल्टन वुड हैव टेकन। ये 12 बुक्स का कॉन्सेप्ट जो है मिल्टन ने किससे लिया होगा? ये वर्जिल, जो आपके ग्रीको रोमन पीरियड के एपिक राइटर थे, उनकी एनियड जो बुक थी वो भी 12 बुक्स में लिखी गई थी, उससे ही टुक द इंस्पिरेशन और अपनी पैराडाइज लॉस्ट को 10 से 12 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
इन द मीन टाइम 1671 में हम लोग एक और वर्क देखते हैं इनका, which came to be known as पैराडाइज लॉस्ट के बाद पैराडाइज रीगेन्ड लिखा गया था, और इसके साथ में ही एक और पोम पब्लिश हुई थी, एक क्लोजेट ड्रामा बोल सकते हो, और ड्रामा विच इज मेंट टू बी रेड रादर देन परफॉर्म्ड, सैमसन एगोनिस्टिस। सैमसन एगोनिस्टिस भी आपको एक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जो मिल्टन लिखते हैं कि उसकी सारी जान उसके बालों में होती है, दैट हाउ वो मर जाता है इवेंचुअली, उसकी वीकनेस, क्योंकि बाल चॉप ऑफ कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज देयर, नोट डाउन दीज थिंग्स। ठीक है, हम ला एलेग्रो एंड इल लिसिडस बोल रही हूँ, इल पेंसरोसो पढ़ेंगे, लिसिडस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं इन द क्लासरूम इटसेल्फ। So you can read summaries from Great Saver, जो मैं आपको समरीज कह रही हूँ, मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। The speaker in La Allegro dedicates the first 10 lines of his argument to banishing melancholy, which is the goddess that guides Il Penseroso from ugly poem. The speaker in Il Penseroso begins his own argument in a similar way by banishing vain and deluding joys, the crew that guides La Allegro from his poem. Though each speaker is arguing against the other कि कैसे सैडनेस कह रही है कि मेरे पास जॉय नहीं होनी चाहिए, जॉय कह रहा है कि सैडनेस नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। The shared structures to what poems is common, ठीक है। After the introductory stanza, the speaker in La Allegro goes on to celebrate mirth. Mirth होता है happiness, खुशी, joy, as his chosen goddess throughout the rest of the poem. He begins by imagining how she was born. In one possible story of her birth, he suggests that she was conceived by Venus and Bacchus, who are two Greek gods. Venus, goddess of love, ठीक है, associated with love and fertility. Bacchus is associated with fertility. In an alternative account, he imagines mirth की बात कर रहे हैं कि खुशी कैसे पैदा हुई थी, खुशी पैदा हुई थी वीनस और बैकस के थ्रू, और सेकेंड स्टोरी ये बताते हैं that in an alternative account he imagines that she was instead born to Zephyr and Aurora, the Greek goddess representing wind and dawn. As the poem continues, the speaker continues to bounce between alternatives. He never lingers with one idea for long because he does not have the patience to sort through details. In contrast to the somber speaker of El Penseroso, he is barreling through his explanations because before he can resolve all the particulars. ठीक है? After giving a brief biography of mirth, the speaker calls out to different attributes associated with her. तो क्या mirth के साथ jest, jollity, खुशी, sport, laughter, liberty, which he imagines as a group of characters that joined mirth in a dance. The speaker then dreams of what his life would be like if he lived with mirth and liberty, खुशी और freedom के साथ अगर वो रहता.
He describes how a day in their company would begin, with the lark announcing the end of the night and the rooster leading his hens out to begin the day. He goes on to imagine a morning hunt taking place in the woods and peasants coming out to tell stories and start work. After the speaker turns his eyes across the landscape, he arrives at the cottage of two peasants, Corydron and Thyrsis, enjoying a meal. The speaker then imagines how he could spend a completely different evening in the company of mirth and liberty, joining them in one of the country dances and staying up late into the night telling stories about fairies and goblins. The speaker imagines that he goes to sleep and dreams of castles and knights. His vision of the court that he has in his dream takes the poem out of the pastoral into the city, where he imagines going to the theatre, seeing plays of William Shakespeare, Ben Jonson, who were both Milton के contemporaries. The poem ends with the speaker claiming that Mirth's poetry could beat the song of Orpheus, a shepherd famous for attempting to lead his wife out of the underworld by singing a perfect song. कि मर्थ जो है वो ऑर्फियस के सॉन्ग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खुशी, ठीक है. और ऑर्फियस कौन था? जिसकी वाइफ अंडरवर्ल्ड में चली गई थी. सो ही ब्रॉट हिज सिंगिंग ब्रॉट हर बैक. In the final lines of the poem, the speaker says once more that he means to live with mirth. ठीक है. So that's the poem that we have. So opening lines, closing lines देख लेनी चाहिए आप लोग को एक बारी. Hence loathed melancholy of Cerberus in blackest midnight born, in Stygian cave forlorn, amongst horrid shapes and shrieks and sights unholy. Find out some uncouth cell, where brooding darkness spreads his jealous wings, as the night raven sings there under ebon shades and low borrowed rocks, as ragged as thy locks, in dark Cimmerian desert ever dwell. ठीक है. तो बेसिकली पहली लाइंस में हम क्या कह रहे हैं कि पहली लाइंस में ही इज गोइंग अगेंस्ट मेलंकली, सैडनेस की बेइज्जती सॉर्ट ऑफ कर रहा है. ठीक है. सो दैट इज देयर. Then we have another poem that is Il Penseroso. The sad man, ठीक है. The sad man. अब ये the speaker in Il Penseroso dedicates the first 10 lines to mirth, La Allegro वाली. Vain deluding joy is the theme that guides La Allegro from his poem. The speaker in La Allegro begins his own argument in a similar way by banishing melancholy, the goddess that guides La Allegro. Though each speaker is arguing against the other. अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया. यहाँ से शुरू करते हैं. After choosing melancholy as his guide, the speaker goes on to give an account of how she was conceived. How melancholy was conceived by Vesta and Saturn. Vesta was a Greek goddess famous for her virginity, and the speaker described how she conceived melancholy through an incestuous affair with her father. So, because of the fact, एक चीज आपको पता होनी चाहिए that John Milton knew Greek as well. अगर हम John Milton की बात कर रहे हैं, उनको ग्रीक लैंग्वेज भी आती थी, तो इनकी कई चीजें जो हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी से they are taken from. In La Allegro also we are seeing the same thing. ठीक है. In Il Penseroso also we are seeing the Greek goddess, gods, goddesses की stories देखने के लिए हमें मिल रही हैं. ठीक है. कि मेलंकली कहती है कि मैं अपनी मदर जो कि वेस्टा थी, she was the goddess of virginity and she had an incestuous relation, मतलब अपने ही फादर के साथ she got involved in a sexual encounter and melancholy was born out of that. The story is Milton's own invention and an oddly profane note in a poem about the life of contemplation. The speaker goes on to call for melancholy's companions. वहाँ joy का companion, jollity, laughter, ये सारी चीजें थी. यहाँ पे melancholy के companion peace, quiet, fast, leisure, contemplation and silence है to join him. He then describes walking through the forest at night, listening for different sounds, imagining how he might spend an evening in a solitary cottage or a lonely tower.
The speaker's thoughts move from philosophy to tragedy as he imagines the fall of ancient cities. Sadness है ना? And modern plays performed in theatres. He alludes to the story of Orpheus. Orpheus, a Greek man who brought his wife back from the underworld with his singing. ठीक है? A shepherd from classical mythology who was famous for trying to rescue his wife from the underworld. He then turns to the story of Candace, a character from Chaucer's Canterbury Tales, who receives a ring that allows her to translate the songs of birds and uses it to hear the tragic love story of a hawk. Morning comes. The speaker asks Melancholy to lead him to a shadowed part of the woods where he can dream. He wakes to music, imagines following the sound to a church where an organ is playing. Finally, he imagines retiring to a hermitage to study and repeats that he means to live his life with melancholy. ठीक है, तो ये दोनों पोम्स कंपेनियन पोम्स है, एकदम स्ट्रक्चर सिमिलर देखने के लिए मिल रहा है आपको. 10 लाइंस में जॉय के बारे में बात हो रही है सैडनेस वाली पोम में, और जॉय वाली पोम में सैडनेस की बात हो रही है शुरुआत की लाइंस में. देन ड्रीम हो रहा है, ग्रीक गॉड्स गॉडेसेस की इंटरवेंशन इज देयर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी सी. इसके अलावा आपको मुझे लिसिडस की समरी पढ़ानी थी. The poem begins with the speaker collecting leaves for the funeral of Lycidas. Lycidas here is referring to the friend Edward King who drowned while coming back from his voyage from Ireland. He plucks berries, and मैंने आपको बोला था कि pastoral elegy है, तो इसमें आप लोग देखोगे कि एक shepherd की image, Lycidas is a shepherd as mentioned. He plucks berries and ivy that have not yet ripened, killing them before their season. Like Lycidas, the plants die too young. So Lycidas is Edward King. After collecting leaves for Lycidas, the speaker decides to write an elegy for him, the very elegy that we are reading. In stanza 2, he calls upon the muses. Muses का रोल क्या होता था? अभी ये चीज important है आप लोग के लिए. Muse का रोल होता था to inspire the poet for writing. अच्छा, एक चीज पता नहीं आप लोग को पता होगी या नहीं. John Milton is also one such writer who read a lot. आपने देखा उनको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी, ग्रीक, हिब्रू, लैटिन, है ना, इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी, इंग्लिश वगैरह, तो बहुत पढ़ते थे ये. And with him reading a lot, what happened was that he started losing his eyesight. I think in the age of 40, 42 or something, he was completely blind because of him reading so much, writing so much, etc. So Paradise Lost भी बोला जाता है कि इन्होंने लिखी नहीं थी. Paradise Lost he narrated it to his wife, ठीक है, and उनकी wife pen down करती रही थी, इन्होंने सिर्फ उनको बोल के बताई थी. So उसके ऊपर एक सोनेट है जिसकी समरी हम लोग अभी पढ़ेंगे. मिल्टन का सोनेट है on his blindness. When I consider how my light is spent, this is the first line. ठीक है, तो वो अभी करते हैं साथ में, बट पहले लिसिडस पे आ जाते हैं. तो म्यूज का काम क्या होता था? म्यूज का काम होता था, जैसे मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 में भी URANIA यूरेनिया नाम की म्यूज को इन्वोक करते हैं कि कम सिट ऑन माय पेन, गिव मी द इंस्पिरेशन एंड द एबिलिटी टू राइट द ग्रेटेस्ट एपिक दैट इज अबाउट द फॉल ऑफ मैन. एडम एंड ईव, जिसमें से ईव जो है वो फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज खा लेगी एंड सेड्यूस हो जाएगी, एंड देन उसकी वजह से Adam also will have to eat the fruit, and both of them then leave the Garden of Eden, etc. because of Satan. ठीक है? So that is it. So he calls upon the muses to fill him with song, as pastoral poets like Theocritus and Virgil do at the beginning of their own poems when they ask the muses to inspire the creation of their poetry. ठीक है, तो role of muses आपको पता लग गया होगा. In stanza 3, the speaker recalls the day he spent with Lycidas, invoking rural imagery, images that veil Milton's own memories of his days with Edward King at Cambridge, the self-same hill where they learned together. He calls that those days are over at the beginning of stanza 4, and his description of the landscape twists to fit in his new mood. In stanza 5, he asks the nymphs
why they were not there to help Lycidas when he died. Then realizes it makes no difference. There's no scenario in which Lycidas would have lived. In stanza 6, the speaker reaches the first major crisis of the poem. He wonders whether poetry can accomplish anything and reflects on the limitation of fame on earth. The god Apollo, Phoebus, arrives to console him, who, the narrator, the speaker, with the promise of fame in heaven, the early version of the poem's final consolation in the Christian promise of resurrection. In stanza 7 through 9, the speaker imagines a slew of water gods arriving to mourn the death of Lycidas. They have come to answer the call the speaker made to the muses at the beginning of the poem, when he asked them to fill his urn with the water and mourn Lycidas as they fast. ठीक है, कौन? Muses or gods. Neptune का बेटा Triton arrives first with his winds following behind him. None of them accepts blame for Lycidas' death. They say the winds were good and the water was smooth. क्यों? क्योंकि वो डूब के मरा था ना अपनी वॉयाज पे. एडवर्ड किंग की डेथ हुई थी, और जब आप किसी शिप पे होते हो तो अगर हवा का रुख बदल गया या पानी तेज हो गया तो ऑफ कोर्स थिंग्स कैन गो हेवायर. सो हियर द गॉड ऑफ विंड वाटर, ही इज नॉट टेकिंग द ब्लेम फॉर द डेथ ऑफ लिसिडस, बिकॉज कहते हैं कि उस दिन तो पानी भी बहुत स्मूथ चल रहा था, विंड भी अच्छी थी, तो क्यों मरा? They say the winds were good and the water was smooth. The ship sank because it was built during an eclipse and was doomed to fail. Saint Peter, who is the pilot of the Galilean lake, arrives last in the procession to mourn Lycidas. The speech he gives over Lycidas' body quickly turns into a sermon of the wrongs of church leaders, who he imagines as a group of shepherds singing broken songs with their sheep staff. The two massy keys represent the gates to heaven and hell, which Saint Peter has the power to open for the saved and the damned, respectively. In stanza 9, the speaker calls upon the flowers to mourn Lycidas, then suddenly remembers that Lycidas' body is somewhere in the sea where there can be no proper funeral. In stanza 10, the speaker imagines the sun setting only to rise again. This image is a metaphor for the Christian resurrection. जब जब पाप होगा फिर मतलब भगवान आएंगे etc. ठीक है, to pay for the sins of the common man. Like the setting sun, Lycidas has died only right to rise again in heaven. Through the image of the rising sun, the poem arrives at its final consolation. In the last stanza, the shepherd falls silent and a new speaker takes his place. The new speaker describes the shepherd rising to explore new pastures, leaving the place where he grieved for Lycidas. ठीक है, so I am trying कि आपके syllabus के accordingly हम लोग कुछ summaries if in the classroom can cover, we can. अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हैं, if you want to read these summaries etc, make use of your laptops, your phones etc, ताकि आप इनको copy paste करके यहीं इन्हीं websites पे घर पे जाइए, copy paste करके you can get the printouts of the same, keep the printouts with your own selves to read time and again. अब एक मैंने आपको बोला था On His Blindness by John Milton. Sonnet 19 है When I Consider How My Light Is Spent. सोनेट क्या होता है? अ पोम ऑफ 14 लाइन्स, अपना अलग सा राइमिंग जो होता है मीटर होता है. ठीक है, चलो पढ़ते हैं, पहले पोम पढ़ते हैं, देन वी विल रीड द समरी फ्रॉम हियर. When I consider how my light is spent, are half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me, useless. Though my soul more bent to serve thee, to serve therewith my Maker, and present my true account, lest his returning shite. Doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent, that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and oceans without rest. They also serve
who only stand and wait. ये important line है, ये पूछ ली जाती है पेपर में. They also serve who stand and wait. So इसमें मिल्टन अपनी when I consider how my eyesight की light is spent. ठीक है. So sonnet 19 number है. ठीक है. Likely written when Milton lost his eyesight. The poem reflects on the physical and spiritual challenges the speaker faces as a blind person. He feels unable to complete the task that God has set for him. Worries that he is squandering his capacity to serve God. मतलब capacity कम बची है God को serve करने के लिए. But in the second half of the poem, he reassures himself by arguing that God does not need human help and that there are many ways to serve him. Like some of Milton's poems, How Soon Hath Time, the poem defends the Protestant position, the idea that salvation comes from faith rather than work. क्योंकि जो Protestants होते थे, जो Puritans होते थे, they were the ones who were against Roman Catholicism in such a stance that Roman Catholic जो लोग थे ना, the Pope etc. Roman Catholic Pope, वो अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी, embellished तरीके से पहन के रखते थे. अगर आप देखोगे so they used to wear very embellished sort of clothing etc. On the other hand, अगर आप बात करते हैं the Puritans or the Protestants, they were the ones who were saying that yes of course हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे. भगवान को पाना कैसे है? फेथ के थ्रू rather than getting dressed up, working for the same etc. ठीक है. So मिल्टन उस थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे हैं कि फेथ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए. ठीक है. So that is there. Then we have, just a moment. ठीक है. अब आ जाते हैं इनकी जो इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है. ठीक है. सो आई टोल्ड यू 1669 में 1667 में ही रोट इट इन 10 बुक्स, 1674 में 12 बुक्स. तो हम 12 बुक्स के हिसाब से करेंगे. लेकिन 12 बुक्स के हिसाब से पूरी हम नहीं पैराडाइज लॉस्ट कवर करने वाले, बिकॉज इन योर सिलेबस इट इज मेंशन्ड दैट ओनली बुक 1 and 2 शुड बी डेल्ट विद इन डेप्थ. ठीक है. सो इफ यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा था हम उसकी बात कर ले, अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले. सो योर पैराडाइज लॉस्ट जो आपकी 1674 में आई थी वो 12 बुक्स में थी. आई टोल्ड यू वर्जिल की एनियड के ऊपर बेस्ड थी. एंड ऑल्सो इट बिगिंस इन मीडियास रेस. ये टर्म इंपॉर्टेंट है. योर पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस इन मीडियास रेस. What do we mean by the term in medias res? It means in the middle of things. अब Paradise Lost का opening lines I want you all to be able to see. ये ओपनिंग लाइंस आपको पता होनी चाहिए.
Now read the opening lines. Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world, and all our woe with the loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat. Sing heavenly muse. So कौन सी muse? Sing heavenly muse, Urania. So he's also seeking inspiration from Urania, that on the secret top of Oreb, और ये sing heavenly muse Urania was the goddess of astronomy. ठीक है? She was the goddess of astronomy. Sing heavenly muse that on the secret top of Oreb or of Sinai didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed. कौन से shepherd की बात कर रहे हैं? Here we and कौन से greater man की बात कर रहे हैं? We are talking here about Jesus Christ who will come in the future. ठीक है? So of course यहाँ पे मिल्टन जो है बाइबल की बुक से इंस्पायर होके ही इज राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट एंड द एक्शन स्टार्ट्स इन मीडियास रेस. और यहाँ पे हमें पता चल रहा है मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस. क्या थी फर्स्ट डिसोबीडियंस? ये फॉरबिडन ट्री से फ्रूट खाना और जिसका मॉर्टल टेस्ट हैड ब्रॉट डेथ यू नो इन द वर्ल्ड. कैरेक्टर में हमारे मेन कैरेक्टर सेटन है. सेटन इज अ रिबेल एंजल. Satan is a rebel angel who is fighting against God. God के against लड़ रहे हैं and लड़ते हुए वो क्या कर रहे हैं? He wants to be the owner of. He wanted to be the owner, the authority that was supposedly to be of heaven. ठीक है? But of course God is the Almighty. You can't challenge him. तो उस वजह से what happened that God, ये स्टोरी आगे चल के अनरावल होगी. That's why I'm saying it begins in medias res. मतलब आपको स्टोरी मिडल पॉइंट से देखने के लिए मिलेगी. बुक 1 में आपको बिल्कुल बीच की स्टोरी पता चलेगी एंड इससे हमें फ्लैशबैक भी दिखेगा. विल ऑल्सो सी फ्लैश फॉरवर्ड आगे क्या होगा और हुआ क्या था जिस वजह से बुक 1 में ऑल द रिबेल एंजल्स जो सेटन की आर्मी वाले एंजल्स हैं वो एक जगह पे जमीन पे हेल में गिरे हुए हैं. क्यों गिरे हुए हैं? तो इसका रीजन पता चलेगा. सो इट स्टार्ट्स इन द मिडल ऑफ थिंग्स. इट स्टार्ट्स इन द मिडल, टेल्स अस व्हाई इट हैपेंड, व्हाई दे आर हियर एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज eating the forbidden fruit etc and leading to the fall of man. ठीक है? सो बुक 1 जो है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. आई टोल्ड यू सैटर्न है. ठीक है? थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में नोट डाउन. सैटर्न जो है ही इज द सर्पेंट मॉन्स्टर. ही यूज्ड टू बी द फेवरेट ऑफ गॉड. ही यूज्ड टू बी गॉड्स फेवरेट. ठीक है? एंड गॉड्स फेवरेट होता था जब पहले ही यूज्ड टू लिव विद गॉड. जब तक इसने रिबेल नहीं करा था अगेंस्ट गॉड, ही यूज्ड टू लिव विद गॉड एंड गॉड ने इनको, बिकॉज गॉड के फेवरेट थे, गॉड गेव हिम द ब्यूटिफुल विंग्स आउट ऑफ ऑल द एंजल्स दैट वर देयर. ठीक है? देन वी ऑल्सो हैव सेटन के 2 बच्चे हैं. एक है सिन, पाप और डेथ. ठीक है? अब सिन जो है शी इज द डॉटर ऑफ सैटन. ठीक है? सिन जो है शी इज द डॉटर, ये एक रिबेल एंजल लिख सकते हो इनको, who will take the form of. सिन जो है डॉटर है ऑफ सेटन एंड डेथ इज सन ऑफ सिन एंड सेटन. मतलब इंसेस्चुअस रिलेशनशिप के साथ पैदा हुआ है डेथ. डेथ इज द सन. ठीक है? देन वी हैव एडम. एडम फर्स्ट मैन, Eve, first woman. How was she created? She was created with Adam's rib while Adam was asleep. ठीक है? We have other characters such as
We have other characters such as God. God is the Almighty, of course. God is the Almighty. And God का एक बेटा है who is known as the Son. अब ये चीज आप लोगों के लिए बहुत नई भी हो सकती है, पता भी हो सकती है कईयों को, दैट गॉड जो है ही इज इन द स्पिरिचुअल फॉर्म, स्पिरिट फॉर्म में है, ठीक है, एक लाइट के फॉर्म में हमें दिखते हैं, एंड सन हमें फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जीसस क्राइस्ट, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव कुछ फॉलन एंजल्स, सेटन की आर्मी के कुछ फॉलन एंजल्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस वी हैव, क्योंकि ये बुक 1 में आएंगे इसलिए मैं इनके नाम लिखवा रही हूँ, वी हैव बेल्जेबुब, वी हैव बेल्जेबुब हु इज सेकंड इन कमांड ऑफ सेटन, ठीक है। वी हैव बिलायल, बिलायल, ठीक है। वी हैव मैमन, MAMMON, we have Mammon, we have Abdil, Abdil जो है ये इसकी आर्मी में तो होगा, लेकिन बाद में ये he will go back and repent to God and God की forgiveness मांगेगा कि मैंने गलती कर दी सेटन के साथ हाथ मिला के, I want to seek repentance from you, ठीक है। मलोच भी है एक इसकी आर्मी का ही, सेटन की आर्मी का, सो दीज आर सर्टेन मेन वो। अब गॉड की आर्मी में कौन इंपॉर्टेंट है? गॉड की आर्मी में वी हैव माइकल, राफेल, गैब्रियल, गैब्रियल, माइकल एंड राफेल, ठीक है, ये गॉड की आर्मी के एंजल्स हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। अब बुक 1 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आई टोल्ड यू दैट बुक 1 बिगिंस विद सेटन हु इज समवेयर और द अदर अपने सारे एंजल्स के साथ, फॉलन एंजल्स के साथ गिरा हुआ है, ठीक है। सो ओनली बुक 1 अगर हम बात करते हैं, with book 1 what we see, book 1 की जो फर्स्ट 16 लाइन्स है, फैक्ट है ये, जो फर्स्ट 16 लाइन्स हैं दे आर ओनली 1 सेंटेंस, यानी कि उनमें फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो वो एक ही सेंटेंस है, पहली 16 लाइन्स जो हम, जिसमें से अभी हमने स्क्रीनशॉट लेके भी लिखा है। देन इन द फर्स्ट बुक ओनली वी सी मिल्टन, ही इनवोक्स यूरेनिया, sing my heavenly muse, he says, है ना, who is the goddess of astronomy, ठीक है। we see the devils, जो rebel angels जो हैं, rebel angels और fallen angels, they are in hell, and they are in hell, they have been hit by God's weapon, वो गॉड के वेपन का नाम क्या है? थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट की वजह से वो गिर चुके हैं, ठीक है। एंड हेल को किस तरीके से डिफाइन करा है? हेल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ बॉटमलेस पर्डिशन, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अ बॉटमलेस पर्डिशन। मोर ओवर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी सी सेटन, सेटन अपनी सबसे पहले सेटन उठता है, ठीक है, he gets up, sees his army, ठीक है, अपनी आर्मी को नीचे गिरा हुआ देखता है कि सब इसके रेबेल एंजल्स जो हैं, ऑल ऑफ देम आर लाइंग डाउन, जख्मी, वुंडेड, ठीक है। एंड ही वेक्स अप, गेट्स अप, सीज हिज आर्मी, ही वेक्स अप विथ बेल्जेबुब, जो इसका सेकेंड इन कमांड है, बेल्जेबुब के साथ उठते हैं, एंड what he sees is that hell is the dark lake of fire, क्योंकि हेल को, नरक को आपने सुना ऐसे ही होगा ना
कि बहुत आग होती है वहां पे, है ना, हमने यही सुना हुआ है। एंड वी ऑल्सो सी दैट सेटन, नाउ मैं थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर रही हूँ, आई कांट बेंड माई बैक ज्यादा। सेटन sees his defeated army and now what will he want to do? He will want to motivate. He is determined to take revenge from God. He is determined to take revenge from God. तो आपकी स्टोरी बीच में से शुरू हुई है, आपको पता नहीं है कि गॉड से वो क्यों रिवेंज लेना चाहता है, वो वहां पे गिरा क्यों पड़ा है, ठीक है, ये आगे वाली आने वाली बुक्स में अनफोल्ड होता है, ठीक है। एंड डिफीटेड आर्मी में वो दो अपने मेन कैरेक्टर्स को देखता है, एक है मलोच और एक है बिलायल। मलोच इज द गॉड ऑफ सेक्रीफाइसेस, बिलायल इज द लस्टफुल गॉड, गॉड ऑफ सैक्रिफाइसेस। ये मैं अपने नोट्स में से बनवा रही हूँ क्योंकि द वे आई स्टडीड फॉर माई पेपर उतना डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव द लस्टफुल गॉड बिलायल, ठीक है। एंड थ्रू हिज इनह्यूमन पावर्स वी सी, एक यहाँ पे एक चीज क्रिएट की जाती है दैट की यू नो दैट इज नोन एज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्रिएट किया जाता है एक इनके जहां पे खड़े होके सेटन विल गिव स्पीचेस एटसेट्रा, ठीक है। सो पेंडेमोनियम इज क्रिएटेड बाय मल्सिबर हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस, ही क्रिएट्स दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? पेंडेमोनियम का मतलब लिटरल है ऑल द डीमंस, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट मल्सिबर क्रिएट्स, जहां पे डिस्कशंस होंगी, उन डिस्कशंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए दिस पर्टिकुलर वो क्रिएट किया जाता है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। और इस बुक में हमें दो इंपॉर्टेंट कोट्स देखने के लिए मिलते हैं। व्हाट आर दोज टू इंपॉर्टेंट कोट्स? एक है, सेटन ही कहता है, बेटर टू रीन इन हेल than to serve in heaven। इससे अच्छा है, हेवन में किसी के अंडर काम करने से अच्छा है, गॉड के कहे के अंडर रहने से अच्छा है, इट्स बेटर टू लीड इन हेल और रीन इन हेल than to serve in heaven। So he is trying to motivate his fallen angels that let's just get up, अगर हमें हेल ही हमारे हिस्से में मिल रही है, it's completely okay, will fight against God, ठीक है। so that is their second quote जो important है, that is mind in its own place can make a hell of heaven, can make a hell out of heaven and a heaven out of hell। कि तुम्हारा जो माइंड है ना, इतना ये ऐसी चीज है, इफ यू आर लिविंग इन हेल एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट लाइक इट्स हेवन, सो माइंड कैन प्ले गेम्स ऑन यू। सो ही इज पॉजिटिवली मोटिवेटिंग कि हेल भी चाहे हमें मिल रही है, हमारे लिए हमारी हेल ही हमारा हेवन है, because we'll be able to rule independently here under, not under anyone, ठीक है। so these are the things, note down the quotes, then I'll move forward with book number 2।
ठीक है. Then we move to book 2. Now in book 2 what happens is that पेंडेमोनियम में ना डिबेट बिगिन होती है कि करा क्या जाए, गॉड से रिवेंज तो लेनी है. सो हियर इन वी सी द डिबेट इन पेंडेमोनियम. इट बिगिन्स. ये डिबेट बिगिन होती है, व्हाट शुड वी डू. एंड सेटन हियर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कोट कम्स. ही सेज all is not lost, the inconquerable will and study of revenge. He says कि हम यहाँ पे गिरे हैं, कोई बात नहीं, अभी तक भी हमने कुछ नहीं खोया है. We have a will which is inconquerable. हमारी जो इच्छा है ना, हमारी जो will power है, nobody can conquer that. And because of the fact that nobody can conquer it, we still can fight because of we want to have revenge on God for treating us like this and throwing us in this fireless perdition. ठीक है, in this dark perdition. Fireless नहीं, fire वाली perdition. ठीक है. तो अलग अलग इसके एंजल्स अलग अलग थॉट प्रोसेसेस लेंगे. जैसे मलोच कहेगा कि हम गॉड के अगेंस्ट एक वायलेंट वॉर करते हैं. दीज आर द सजेशंस मेड बाय द रेबेल एंजल्स. मलोच कहता है कि गॉड के अगेंस्ट एक वायलेंट वॉर करते हैं. ठीक है. बिलायल कॉन्ट्रडिक्ट करता है. बिलायल सेज दैट व्हाट शुड वी डू. वी शुड नॉट डू एनीथिंग. हम आराम से, हमें हेल मिल गई है, कोई बात नहीं. नॉट do anything, let's just be chill. ठीक है, कुछ नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है ये. मैमन ऑन द अदर हैंड सेज दैट लूट करते हैं. मैमन सेज दैट लेट्स जस्ट फोकस ऑन गेनिंग मटीरियल वेल्थ गेन करते हैं. ठीक है. और हेल को ही अपना किंगडम बना लेते हैं. लेट्स जस्ट मेक हेल आवर किंगडम. ठीक है. एंड बिल्ज़ेबूब क्या कहता है. ही सेज दैट मुझे ना, आई हैव हर्ड रूमर्स, मुझे कई अफवाहें सुनने के लिए मिली हैं दैट गॉड हैज क्रिएटेड अ न्यू क्रिएशन, अ न्यू रेस, ह्यूमन रेस एंड अ न्यू वर्ल्ड. एक नई दुनिया बनाई है. ठीक है. सो बिल्ज़ेबूब, पहले तो ये 3 लोग जो हैं दे आर गिविंग सजेशंस फॉर रिवेंज के लिए सजेशन दे रहे हैं. बिल्ज़ेबूब सेज दैट ही हैज हर्ड रूमर्स, अफवाहें सुनी है, अबाउट अ न्यू रेस, दैट इज द रेस ऑफ ह्यूमंस, एंड अ न्यू वर्ल्ड. सो सैटर्न नाउ इज so much so like this, I'll just go and visit this place and see this new race. ठीक है. So Saturn जो है during this particular time period, after hearing what Beelzebub had to say, Saturn says that I volunteer. He volunteers to go and see this place, this new world and this new race, humans, etc. ठीक है. And he flies off to seek hell's gate. hell का गेट ढूंढने के लिए, to seek hell's gate. और उसी गेट पे इसको कौन मिल जाता है. he finds his children, sin and death there. ठीक है. finds sin and death, जो इसके बच्चे हैं सेटन के, eager to help him. ठीक है. So eventually he reaches to see this new world. कौन बताता है. क्योस एक कैरेक्टर है इन द वर्क, वो बताती है कि कहाँ पे तुम्हें मिलेगा या नया वर्ल्ड.
एंड विद दिस वी सी द एंड ऑफ बुक नंबर 2. अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में हमारे जो विलियम ब्लेक हैं, हु इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीकर्सर ऑफ द रोमांटिक एज, जिन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखे हैं, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में पता है क्या बोला है? उन्होंने बोला है अबाउट पैराडाइज लॉस्ट दैट विलियम ब्लेक ने कहा है दैट मिल्टन इज इन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. क्यों? क्योंकि अगर आप ये बुक 1 और 2 और डीपली, क्योंकि इसकी समरीज आपको और डीपली घर से होमवर्क में करनी है, व्हेन यू रीड द इंटायर समरीज फ्रॉम ग्रेट सेवर, 1-2 जगह से पढ़ लेना अच्छे से, यू विल सी द वे मिल्टन हैज डिस्क्राइब्ड सेटन इज रियली वेरी हीरोइक. और मिल्टन की डिस्क्रिप्शन अगर आपने कभी पैराडाइज लॉस्ट कभी पढ़ी होगी तो उसमें मिल्टन की गॉड के डिस्क्रिप्शंस आर रियली वेरी ऑर्डिनरी. सो सेटन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिप्रेजेंटेड. तो इसलिए ये वर्क के बारे में ब्लेक ने ये कहा है इन हिज बुक द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. ब्लेक ने एक बुक लिखी थी द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, उसमें उन्होंने ये कोट बोला था, और ये बोला था कि बुक 1 एंड बुक 2 दे आर मोर एब्जॉर्बिंग. क्यों? क्योंकि इसमें सेटन जो है बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, जो आपके सिलेबस में दी गई आपको करने के लिए. ठीक है, दैट्स इट, एंड वी आर डन विथ दिस एज. ठीक है, we'll begin with the other important works in tomorrow's lecture, but इस पर्टिकुलर चीज को आप अच्छे से करके आएंगे कवर इन योर होमवर्क. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए एंड देन we'll call it a day. ठीक है, तो कल के होमवर्क में आप बुक 1 और 2 की समरी जो है अच्छे से अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट कोट्स सर्च कर लेंगे आप ऑनलाइन जाके. इम्पॉर्टेंट कोट्स ऑफ बुक 1 एंड 2 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, यू गाइज विल हैव टू कम रीडिंग देम एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर.